अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ग्रेड 8-9 बायोलॉजी का आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 बायोएनर्जेटिक्स। और उसमें जो टॉपिक हमारा है वो है रेस्पिरेशन, जो आपकी बुक पे पेज नंबर 135 और 134 और 135 को आज हम कवर करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें देखेंगे रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ फूड मेनली ग्लूकोज टू रिलीज द एनर्जी। वेयर डज दिस टेक प्लेस, ये प्रोसेस कहाँ पे होता है? तो ये आपके सेल ऑर्गेनेली यानी जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स बेसिकली वो प्रोटीन्स हैं जो एज अ कैटलिस्ट काम कर रहे होते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है? जो कि किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा होता है लेकिन खुद उसमें कंज्यूम नहीं हो रहा होता, यानी ख़त्म नहीं हो रहा होता, सिर्फ किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा होता है। Enzymes are special proteins that control the process of respiration. रेस्पिरेशन की एक और डेफिनेशन भी है, दिस इज़ अ प्रोसेस इन विच द कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। मतलब इसका मकसद ये है कि इन जितने भी हमारे पास जो फूड प्रोडक्ट्स हैं इसका ब्रेकडाउन होगा और इसके नतीजे में क्या रिलीज़ होगा? कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर मालिक्यूल। ओवरऑल रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस में बी रिप्रेजेंटेड एज C6H12O6 मीन्स कि ग्लूकोज का ये फार्मूला है प्लस 6O2 मतलब ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा, यानी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके रिज़ल्ट में क्या बनेगा? 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होंगे और 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वेपर्स एंड 686 किलो कैलोरीज या दूसरी फॉर्म में 36 ATPs जो है वो रिलीज़ होंगे बनेंगे। इट रिक्वायर्ड सबस्ट्रेट, इट मे बी कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड इन सर्टन कंडीशंस प्रोटीन्स। तो सबस्ट्रेट है स्टूडेंट वो हम प्रोडक्ट है जो उसको हम प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट है जो ब्रेक डाउन होगा आगे। जैसे पहले हमारे पास जो ये फार्मूले में ग्लूकोज अवेलेबल है तो का ये ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स में से आता है। इसके अलावा कोई फैट्स भी हो सकती हैं, प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, लेकिन जो ज़्यादातर पहले ही जो ब्रेक डाउन होता है वो ग्लूकोज होता है। इक्वेशन फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन स्टूडेंट्स एक और भी दी हुई है, मतलब ये इसी को दोबारा से एक्सप्लेन किया हुआ है। सेम वही है, बस जो आपके पास जो एनर्जी वहाँ पे कैलोरीज की शक्ल में, तो यहाँ पे प्लस 36 ATPs हमारे पास बन जाएंगे एंड हीट रिलीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स कौन से हैं, प्रोडक्ट कौन से, ये आप देख सकते हैं। अब आगे हमारे पास है कि इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन की क्या अहमियत है रेस्पिरेशन के अमल में? बर्निंग ऑफ फ्यूल यूटिलाइजेज ऑक्सीजन एंड यील्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट ETC एटसेट्रा। In the same way, organisms utilizes oxygen for the breakdown of CH, यानी कार्बन हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स हैं प्रेजेंट इन द फूड इन देयर सेल, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। This breakdown yield energy which is transformed into ATP. Carbon hydrogen bonds are broken down by oxidation and reduction reactions and carbon dioxide in water are produced. ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं किसी भी प्रोडक्ट की शक्ल में है, किसी भी फूड में है, तो वो उसकी जब ब्रेक डाउन होगी तो उसके लिए दो प्रोसेस लाजमी है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। Oxidation means release of hydrogen and electrons and reduction means gain of hydrogen and electron and carbon dioxide and water are produced। तो इस जैसे हमने पहले भी देखा कि इसके रिएक्शन का जो बाय प्रोडक्ट है जो उसका जो रिलीज़ होगा बाद में वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे भी है सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच द सेल्स एंड प्लांट एंड एनिमल ब्रेक डाउन शुगर इन टर्न्स इनटू एनर्जी। Cellular respiration, this is the process of transforming glucose into energy in the form of ATP। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बार बार डेफिनेशन का मकसद होता है कि रेपिटेशन आपको अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो, लेकिन आप कोई एक भी कर सकते हैं इसमें से अपनी जो आपको बेहतर तौर पर याद हो सके। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ATP का लफ्ज़ क्या है? तो उसको थोड़ा सा हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि ATP स्टैंड्स फॉर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट इज़ द बॉडी यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी हमारी बॉडी इस जो एनर्जी इस फॉर्म में बन जाती है इसको हम यूज़ कर सकते हैं। केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन इट्स हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। जो ATP के साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे होते हैं तो उसके दरमियान इन दो बॉन्ड इनके दरमियान होते हैं, तो इसके अंदर केमिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। क्रिएटेड फ्रॉम द एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट और एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी ये जो ATP बनता है वो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट या एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, जितने फॉस्फेट लगते जाएंगे तो वो 3 लग जाएंगे तो ट्राई फॉस्फेट हो जाएगा, 2 होंगे तो डाइफॉस्फेट होगा और 1 फॉस्फेट लगा होगा तो एक मोनोफॉस्फेट होगा।
टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या है? ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज स्प्लिट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। अ लार्ज नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड रिलीजिंग द एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। स्टूडेंट्स आपके पास अगेन वही फार्मूला। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है? स्टूडेंट्स एरोबिक जो होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है और एनारोबिक ऑक्सीजन के एब्सेंस में है। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू आइदर लिक्टेज और इथानोल। द एटीपी यील्ड इज़ लो। तो स्टूडेंट जो एटीपी आप देख सकते हैं कि एटीपी बहुत कम इसमें प्रोड्यूस होते हैं। 2 एटीपी अगर वो इथानोल बनता है या लिक्विड बनता है तो 2 एटीपी सिर्फ बन जाते हैं, बल्कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन जबकि उसमें 36 एटीपी यानी ज़्यादा एनर्जी इसमें प्रोड्यूस हो जाती है। एरोबिक रेस्पिरेशन स्टूडेंट्स जैसे कि आपके बुक में गिवन है तो यहाँ उसके मेन पॉइंट्स बनाए हुए हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन टिपिकली टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। मोर एनर्जी इज रिलीज्ड अबाउट 36 ATPs बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फेजेस इसके 2 हैं। इन द फर्स्ट फेज है मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, इज ब्रेकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड। स्टूडेंट यहाँ पे भी लिखा हुआ है बट असल लफ्ज़ है पायरोविक एसिड, तो जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होता है। इन द सेकंड फेज द मॉलिक्यूल ऑफ पायरोविक एसिड आर कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है? उसके अंदर से हाइड्रोजन बॉन्ड निकल जाएंगे या इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ऑल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रोकन, 2 कार्बन डाइऑक्साइड ब्रोकन हो जाएंगे और 2 कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर एंड आर एनर्जी इज रिलीज्ड। एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। स्टूडेंट डिफरेंस आपने साथ रखना है कि वो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था और एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फेजेस मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड। स्टूडेंट्स फेज़ 1 जो है वो दोनों की एक जैसी है, फेज़ 2 में डिफरेंस है। तो पायरोविक एसिड इज़ नॉट कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर लेफ्ट अनब्रोकन इन द प्रोडक्ट्स। यानी बहुत सारे अभी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रोकन नहीं होते। स्टूडेंट्स यही पॉइंट्स आपके बुक से लिए गए हैं। टाइप्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब हम इसको देखेंगे कि इसमें जो एनारोबिक की जो 2 टाइप्स हैं उसमें सबसे पहले अल्कोहलिक है। इट अकर्स इन द बैक्टीरिया, यीस्ट, etc. पायरोविक एसिड इज़ फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू इथाइल अल्कोहल। इसमें हमने जो स्टूडेंट्स पढ़ा था कि उसके 2 फेजेस हैं। तो पहले में तो पायरोविक एसिड ही बनता है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। अब इस सेकेंड फेज़ में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में होता है कि पायरोविक एसिड फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू इथाइल अल्कोहल जिसका नाम इथानॉल है एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन आपके सामने दिया हुआ है। अब ये यीस्ट में जैसे हो रहा है तो वो आपको बताया गया है। लैक्टिक एसिड formation can occurs in the skeletal muscles of the human and other animals during the extreme physical activities when oxygen cannot be transported to the cells as rapidly as it is needed. This also happens in bacteria and milk. जो दूध हमारा खट्टा हो जाता है, ख़राब होता है, तो वो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन बैक्टीरिया की वजह से होती है, तब भी यही प्रोसेस होता है। ईच पायरोविक एसिड इज़ कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। पायरोविक एसिड प्लस हाइड्रोजन जब इसको मिलेगी तो लैक्टिक एसिड बन जाता है। स्टूडेंट्स ये आपकी बुक से ही डायग्राम दी गई है कि सबसे पहले हम देखेंगे ग्लूकोज कि उसकी जो ग्लाइकोलिसिस मीन्स कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो रही है और इसके लिए जो है ना 2 ADPs हैं। उन्होंने 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब लिए तो वो 2 ATP बने और फिर क्या हुआ कि अब आगे 2 पायरोविक एसिड्स जब बने तो वो पायरोविक एसिड या तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के प्रोसेस में जाएंगे या लैक्टिक एसिड के फर्मेंटेशन में जाएंगे। तो जिसमें भी जाएंगे तो आप देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा जो इसका बाय प्रोडक्ट है और 2 इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स बन गए। आगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन देख सकते 2 लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसकी अहमियत क्या है? व्हेन लाइफ इवॉल्व्ड इन द अर्ली लैंड एंड वाटर हैबिटेट डिड नॉट हैव एनी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन दीज एनारोबिक कंडीशंस अर्ली ऑर्गेनिज्म respired anaerobically like some fungi and bacteria. In humans, when skeletal muscles have to do work hard to exercise etc., but oxygen supply cannot be increased to fulfill the demand. Fermentation by bacteria are used for making cheese and yogurt. स्टूडेंट्स आप इसकी अहमियत भी देख सकते हैं कि इस प्रोसेस की अपनी क्या इससे हमारी इंडस्ट्री को क्या फ़ायदे होते हैं, क्या प्रोडक्ट्स हैं जो इस चीज़ की मदद से हो सकते हैं, बन सकते हैं।
Fermentation by yeast is used in brewing and baking industries. Fermentation by fungus aspergillus is used in making soy sauce. स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच। अब आपने इस जितने भी स्लाइड्स हैं आपकी ये हेल्प आउट के लिए कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। बुक से भी आपने रीड करना है और इसमें ज़्यादातर जो पॉइंट्स हैं वो आपकी बुक से ही लिए गए हैं। तो आपने अपना जो टॉपिक है वो अच्छे से समझना है, याद करना है। स्टूडेंट्स उसको अपने साथ साथ जो है वो नोट करते रहें होमवर्क कॉपीज़ पे भी। अल्लाह हाफिज़।